Dear students of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 14, electric current and its effects. In my last lecture, I told you about electric circuits, circuit diagram, symbol of electrical components and battery. ठीक है, बेसिक चीजें हमने सारी सीख ली थी. आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में दिया था कि अगर एक बल्ब बहुत देर से ग्लो कर रहा है और आप उसके ऊपर हाथ लगा के देखते हो तो वो बल्ब जो है आपको गर्म नजर आता है, गर्म फील होता है. तो वो गर्म क्यों हो जाता है? आप तो करंट पास ऑन कर रहे हो बल्ब के अंदर से, या आपने कोई इलेक्ट्रिक मोटर चलाई है, या आप मिक्सर जूसर यूज कर रहे हो. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो थोड़ी देर तक काम करती रहती है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. काम कैसे कर रही है वो? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है. तो उसके गर्म होने का क्या रीजन है? वो हॉट अप क्यों हो जाती है? उसका रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अब हम पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. In the 19th century, an English scientist, James Prescott Joule, studied a property which says that when an electric current flows through the filament of a bulb, it generates heat and so the bulb becomes hot. This property is named as the heating effect of electric current. 19th century में एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के फिलामेंट में से पास ऑन होती है, ठीक है, बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है जो टूट जाए तो आप कहते हो बल्ब फ्यूज हो गया. उसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब. जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिलामेंट ऑफ बल्ब में से पास ऑन होता है तो वो हीट जनरेट करता है और जिससे बल्ब गर्म हो जाता है. तो उसने इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हम इसमें ये ऑब्जर्व करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हाउ टू ऑब्जर्व इट. मटेरियल रिक्वायर्ड: अ थिन निक्रोम वायर, 2 nails, अ थर्मोकोल शीट, अ की, अ सेल, एक्सेट्रा. Procedure. Make circuit as shown. Connect the nichrome wire between the 2 points A and B and touch it. Now turn the switch on so that the current can flow through the circuit. After a few seconds, touch the wire. Switch off the current. Touch the wire after a few minutes. देखो, आपने एक सर्किट बना लेना है. ठीक है, कनेक्ट द निक्रोम वायर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी. जैसे कि स्लाइड की फोटो में दिखाया हुआ है, ए एंड बी पॉइंट के बीच में निक्रोम वायर लगा दो. ठीक है, इसे टच करो. ठीक है, उसके बाद स्विच ऑन कर दो. ठीक है, स्विच भी इसमें सर्किट में स्विच भी लगा हुआ है. स्विच ऑन कर दो मतलब सर्किट को क्लोज कर दो ताकि करंट इसके अंदर से फ्लो कर पाए. अब कुछ सेकंड्स तक करंट फ्लो होने दो, कुछ समय तक करंट फ्लो होने दो. अब कुछ सेकंड्स के बाद वायर को टच करो. अब फिर करंट को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो. करंट को बंद करने का मतलब क्या होता है? करंट को बंद करने का मतलब होता है सर्किट को ओपन कर देना. ठीक है, मतलब करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, सर्किट पूरा नहीं होना चाहिए. टच द वायर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के बाद फिर से वायर को टच करो. Observation: the wire become hot. Result: the temperature of the nichrome wire increases on current passing through it. तो ये क्या बता रहा है हमें कि निक्रोम वायर का टेम्परेचर जो होता है वो करंट पास ऑन होने से इंक्रीज हो जाता है. आपने क्या किया था? एक बार दोबारा एक्टिविटी बता रही हूँ. आपने ए और बी पॉइंट के बीच में निक्रोम वायर लगाई थी, एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले वायर को टच करो, फिर उसके बाद स्विच ऑन करने का मतलब है सर्किट को पूरा करो. ठीक है, मतलब करंट को फ्लो होने दो. अब जब करंट को कुछ सेकंड के लिए फ्लो होने दो, जब कुछ देर तक करंट फ्लो हो जाए तो उसके बाद फिर वायर को टच करो. ठीक है,
वायर को टच करके देखोगे तो वायर आपको गर्म फील होगी। पहले आपने जब बिना करंट पास ऑन किए बिना जब निक्रोम वायर को टच किया था तो वायर होट अप नहीं थी, लेकिन जब कुछ सेकंड तक आपने करंट को पास ऑन होने दिया, सर्किट को पूरा करके क्लोज करके आपने करंट को पास ऑन होने दिया तो निक्रोम वायर गर्म हो गई। ठीक है, अब फिर आप करंट को स्टॉप कर दो, करंट को स्टॉप कर दोगे, सर्किट ओपन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ सेकंड बाद, ठीक है, स्टॉप करने के कुछ सेकंड बाद फिर निक्रोम वायर को टच करो, फिर वो ठंडी फील होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट पास ऑन होता है तो ये निक्रोम वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये गर्म हो जाती है। तो दैट कंक्लूड्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से करंट थोड़ी देर पास ऑन होता रहता है तो वो हीट अप हो जाती है। दिस कंक्लूड दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस इन दिस वायर। एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, उनका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है एवरीडे लाइफ में। We use every day many appliances that work on the property of heating effect of electric current. For example, electric room heater, electric roti maker, electric iron, toaster, hair dryer, water heater, food warmer, geyser etc. हम डेली लाइफ में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके बहुत सारे हमारे अप्लायंसेज हैं जिनसे हम काम ले लेते हैं। जैसे आप सुबह सुबह आजकल उठते होगे, पहले आप अपना गीज़र ऑन करते होगे, तो गीज़र क्या कैसे काम करता है, गीज़र के अंदर ये निक्रोम वायर लगी हुई है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में से पास ऑन होता है तो ये वायर हीट अप हो जाती है, और जो उसके अंदर पानी होता है, गीज़र के अंदर जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो भी गर्म हो जाता है और आप आराम से नहा लेते हो। ठीक है, इसी तरह से आपके घर में अवन होगा, ठीक है, या फिर अवन नहीं होगा तो एटलीस्ट प्रेस तो होगी जिसे इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस को ही बोलते हैं। अब मम्मी कपड़े प्रेस करती होगी, आप कहते होगे ना मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर दो, मेरी जीन्स प्रेस कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक आयरन भी इसी प्रॉपर्टी पे ही काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब उसमें से करंट पास ऑन होता है तो ये निक्रोम वायर हीट अप हो जाती है, और जो अप्लायंस का जो बॉडी है, ठीक है, अप्लायंस की बॉडी जो है वो भी गर्म हो जाती है। नीचे का जो सरफेस है वो बिल्कुल मेटेलिक होता है, उसको टच नहीं कर सकते, जब गर्म होगा तो हाथ जल जाएगा, है ना। तो नीचे की जो बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है, वो गर्म हो जाती है। ऊपर से प्लास्टिक होता है जहाँ से आप उसको पकड़ के मम्मा कपड़े प्रेस करती है। तो प्लास्टिक तो आपको पता है इंसुलेटर है। नीचे मेटेलिक होने की वजह से जब वो वायर गर्म होती है तो वो नीचे वाली मेटेलिक बॉडी भी गर्म हो जाती है और आपके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। टोस्टर में इस तरह से, टोस्टर जो है आपकी कुकिंग करके आपका टोस्ट बना देता है। तो इन सब के अंदर इसी तरह की वायर लगी हुई है, निक्रोम वायर, जिसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, इस वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर से पास ऑन होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, आप स्विच लगाते हो ना, आप स्विच लगाते क्या होगा, उसका बटन ऑन करते हो, उस चीज में से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो निक्रोम वायर जो उसके अंदर लगी हुई है वो हीट अप हो जाती है। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी है हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो भी उसके अंदर से पास ऑन हो रही है उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारा काम हो जाता है। गीजर पानी गर्म कर देता है, टोस्टर टोस्ट बना देता है, हेयर ड्रायर से हमारे बाल सूख जाते हैं, आयरन से हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं, रोटी मेकर से हमारी रोटी बन जाती है। तो देखो कितने सारे यूजेस एक डे के ही आप अगर लगाओ तो कितने सारे यूजेस हैं। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही बन पा रहे हैं, प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। तो व्हाट इज हीटिंग एलिमेंट? Electrical heating appliances have coils of wires that produce heat, which are known as heating element. As current passes through these electrical appliances, the coil of the wire inside them become red hot and give out heat. The amount of heat produced in a wire depend upon its material length and thickness.
तो जो ये इक्विपमेंट्स बताए हैं, जो अप्लायंसेस बताए हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको, वाटर हीटर, गीज़र, रोटी मेकर, प्रेस, इन सब अप्लायंसेस के अंदर एक कॉइल ऑफ वायर होती है जिसका काम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना। और इसी वायर को, इसी कॉइल ऑफ वायर को ही हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, जिसका अभी मैंने एग्जांपल निक्रोम दिया था। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की हीटिंग एलिमेंट बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन वन इज निक्रोम। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है वायर के अंदर, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है, कितनी लेंथ की वायर है, क्या थिकनेस है उसकी। दैट ऑल डिसाइड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। जिस चीज में जितनी हीट की जरूरत होती है वो अप्लायंस उसी हिसाब से बिल्डअप किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ताकि हम उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें और कोई भी रिस्क फैक्टर भी ना हो। Thus, for different requirements, the wire of different material and different lengths and thickness are used. Usually, an alloy nichrome with very high melting point is used for making the heating element. तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मटेरियल, अलग अलग लेंथ और अलग अलग थिकनेस की इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन एलॉय है वो निक्रोम है, जो मैं बार बार आपको बता ही रही हूँ। ठीक है, निक्रोम इज द मोस्ट कॉमन हीटिंग एलिमेंट यूज्ड इन ऑल दीज अप्लायंसेस। इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ज़्यादा हीटअप होने पर भी एक वायर कभी भी मेल्ट नहीं होती, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और मेल्ट भी नहीं होती और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे ये सारे काम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब also works because of the heating effect of electric current. The filament of the bulb is made of tungsten. The tungsten has very high melting point, that is the reason it is used in the electric bulbs. Moreover, argon gas is filled in the bulb. Argon prevents the filament from catching fire. देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम कर रहा है आपका। इसके अंदर क्या है, जो बल्ब की फिलामेंट है, जो बल्ब के अंदर वायर है, वो टंगस्टन की बनी हुई है। टंगस्टन जो है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसका इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या होता है, जब ये हीटअप होता है ना तो ये ग्लो करता है, मेल्ट नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हीटअप होके ग्लो करता है और ग्लो करके हमें लाइट देता है। अब इसके अलावा इसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसे बोलते हैं आर्गन गैस। ठीक है, ये आर्गन गैस जो है ये फिलामेंट के अंदर, जो बल्ब के अंदर फिल कर दी जाती है, जहाँ पर फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर जो है, इस गैस को फिल कर दिया जाता है ताकि ये फायर कैचअप ना कर सके, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है, तो बाय यूजिंग द फिलामेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब कैन इजली वर्क एज व्हेन इट गेट हॉट अप इट ग्लोस। तो ये ग्लो करता है जिससे हमें लाइट मिलती है। The filament of an electric bulb get heated to such a high temperature that it start glowing. ठीक है, तो अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है, जब ये हाई टेम्परेचर पे होती है, हॉट अप हो जाती है, तो ये ग्लो करती है, हॉट अप करके ग्लो भी करती है। और अगर आप बाहर से हाथ लगाओगे ना बल्ब को, तो बल्ब आपको गर्म भी लगेगा। ठीक है, आपको देखो फिलामेंट स्लाइड की फोटो में दिखाई हुई है ग्लो करती हुई। तो ये जब ग्लो करती है तभी बल्ब भी ग्लो करते हैं और हमें लाइट मिलती है। ठीक है, और बल्ब को अगर बाहर से आप टच करोगे ना तो बल्ब आपको गर्म लगेगा, क्योंकि ये जो है लाइट को हीट एनर्जी में कुछ हद तक कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये गर्म हो जाता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर मिलने पर भी ये फिलामेंट ना तो मेल्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग्लो करके हमें लाइट देती है। और इसके अंदर आर्गन गैस जो है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को और बढ़ा देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ हीट, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके जो प्रोडक्शन ऑफ हीट को अफेक्ट करते हैं। पहला है लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर, सेकंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, थर्ड मटेरियल ऑफ द वायर,
देखो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये अभी पहले भी डिस्कस हो चुका है, उसको अब सेपरेट वे में पॉइंट बना के लिखा हुआ है। एक तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, थिकनेस ऑफ द वायर कितनी है, करंट कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, जितनी ज़्यादा देर के लिए करंट फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और मटेरियल ऑफ द वायर, वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, बनी हुई है, मतलब जो एलिमेंट है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। जैसे अभी मैंने आपके लिए एक एलॉय का नाम यूज़ किया था, निक्रोम, ठीक है। तो निक्रोम वायर इज द मोस्ट कॉमन एलॉय दैट इज यूज्ड एज एन हीटिंग एलिमेंट इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। एलॉय भी पता होना चाहिए कि एलॉय होता क्या है। एलॉय जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है और मेटल भी सम नॉन मेटल होता है, ठीक है। Sometimes the wire may become so hot that it may even melt and break on passing a large amount of current through it. In this situation, an electric fuse is used to prevent the wire melting. देखो कई बार वायर इतनी ज़्यादा होट अप हो जाती है कि वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर से पास ऑन होगा। जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर से पास ऑन होगा तो वो वायर मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगी। तो इस टाइप की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो उसके अंदर भी एक वायर लगी होती है, ठीक है, जो करंट को रोक सकती है अगर करंट जो है एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करता है। अगर करंट एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस केस में आग लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर वायर मेल्ट होकर ब्रेकअप हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, फायर कॉज हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक करंट को पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस ओवर नहीं होने देता, जिससे वायर मेल्ट नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है अब हम आपको ये बताएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड हाउ इट वर्क्स, ये कैसे इस्तेमाल होता है। Compact fluorescent lamps, CFLs. An electric bulb is used for light, but it is also gives some heat. This is not desirable. This result in the wastage of energy. This wastage can be reduced by using the fluorescent tube lights in place of bulbs. Compact fluorescent lamps also reduce wastage and can be fixed in the ordinary bulb holders. देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वैसे हमें लाइट देता है, लेकिन वो हीट भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। डिज़ायरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो बल्ब से सिर्फ लाइट चाहिए, हम हीट प्रोड्यूस करके उससे क्या करेंगे, उससे हमारी कोई वर्क तो होने नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बल्ब जब ग्लो करता है तो हमें लाइट देता है, वो तो ठीक है, लेकिन बल्ब होट अप होता है वो डिज़ायरेबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आजकल हम फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, CFLs का, इन प्लेस ऑफ बल्ब। बल्ब की जगह हम CFL यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है, जो वेस्टेज को रिड्यूस करता है। और ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में भी इसको फिक्स किया जा सकता है। जो पहले बल्ब होल्डर आपके घर में लगे हुए हैं जिसमें आप बल्ब लगा रहे हो, उसकी जगह आप CFL यूज़ कर सकते हो, वो उसमें भी फिट हो जाता है। However, before buying bulbs or tubes or CFLs, look for the ISI mark of the Bureau of Indian Standards. In fact, before buying any electrical appliance, look for this mark. The ISI mark ensures that the appliance is safe and wastage of energy is minimum. देखो जब भी आप बल्ब, ट्यूबलाइट कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, CFL खरीदने के लिए जाते हो, तो ISI मार्क को जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये ISI मार्क लगाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो ये श्योर करता है कि आपकी चीज़ जो है वो बिल्कुल सेफ है।
ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खरीदने से पहले हमें ISI मार्क को जरूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि ये अप्लायंस जो है आपका वो सेफ है और इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो है वो मिनिमम है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, प्रिपेयर इट वेल and make your notes, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.